सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन में सब सेट है। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो आज की क्लास हमारी शुरू करने वाले हैं हम द टॉपिक मेंटल डिसऑर्डर पर। सो क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज राइट डिफाइन द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन 2024, write in detail the principles of behavioral therapy, which has been asked as a 11 marker question. Next, the case study question has been asked, which is what is done through psychotherapy, what is done through psychotherapy, what is the purpose of psychotherapy, right? What does psychotherapy focus on? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। Clear? And how much time does psychotherapy treatment usually take? Are psychotherapy and counseling alternative to each other? What is the difference between psychotherapy and counseling? So this question I have been asked, I have asked you in the previous class also. What is counseling? So counseling एक short term solution है. Psychotherapy, which is more related to the different kind of mechanisms we use to keep people positive and in the present consciousness, not in the past, not dwelling there. हर्ष, यस यस आई कैन सी योर मैसेज। हर्ष, आपके मैसेज मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग एक शॉर्ट टर्म होता है, एक टॉक थेरेपी होती है जो कल की क्लास में सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी मैंने समझाई थी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, वहां पे डिस्कस की थी अबाउट द टॉक थेरेपी व्हिच इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। समटाइम्स इट टेक्स 6 months, 10 months, up to 1 year, right? So with the psychotherapist, right, you take sessions, you discuss with them, you talk with them about your long very long from trauma from the very long past, right? तो बहुत पहले का जैसे बचपन का कोई ट्रॉमा आपकी लाइफ में होता है, तो उस ट्रॉमा से डील करने के लिए आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ती। जनरली व्हेन वी मीट समवन वी डू व्हाट, हैव यू नोटेड इट डाउन? राइट, चलिए। So we will start with the topic depression. That is the first mental disorder. That is the first mental disorder. So what happens is when you meet someone for a short period of time or you meet a doctor for just 10-20 minutes of diagnosis, you do any counseling session of half an hour or 1 hour, which is very like costly. Have you seen a series called Family Man? Family Man देखा है आपने? I think in the season 2 they both as a couple go to a psychotherapist. वो डिस्कस करते हैं ना, वो जाते हैं एक साइकोथेरेपिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास, उसकी वाइफ लेके जाती है मनोज बाजपेयी की और बोलती है कि वी शुड गो एंड सी समवन बिकॉज अवर मैरिज इज अ शैम। क्या बोल देती है रेस्टोरेंट में बैठ के? अवर मैरिज इज अ शैम। तो वो बोलता है इट्स अ शैम, तो लेट्स डिस्कस। वो फाइंड आउट करता है, गूगल पे तो लिखा होता है इट्स अ बोगस। ठीक है, तो बहुत हर्ट हो जाता है और वो फिर काउंसलर के पास जाते हैं। तो काउंसलर मनोज वाजपेयी बोलता है कि ये कैसे हमारे रिलेशनशिप को बेटर बना सकता है? हाउ कैन अ साइकोथेरेपिस्ट मेक आवर रिलेशनशिप्स बेटर, राइट? फिर वो बोलता है कि यस श्रीकांत, आई नो दैट वी कैन बिकम नॉलेजेबल फ्रॉम अदर्स नॉलेज बट वी कैन नॉट बिकम वाइज फ्रॉम अदर पीपल्स विजडम। तो वो बोलता है कि ऐसी ऐसे वन लाइनर्स तो मैं भी मार सकता हूँ। हार के क्या, हार के जीतने वाले, जी जी, ज्ञानी के लिए। किसी ज्ञानी को जानते हैं आप? हाँ, कौन? नहीं नहीं, मेरा इशारा था कहीं आप ऐसा ना बोल दें कि सर मैं ही हूँ। मतलब मैं अपनी तरफ नहीं कर रहा हूँ भाई। आई एम नॉट अ ज्ञानी, मुझे नहीं बनना है, ना मुझे टैग चाहिए। मुझे ये है भाई चैन से जीने दो बस, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो फिर वो बोलता है कि ऐसे तो मैं भी 2-4 लाइंस बोल सकता हूँ, हार के बाद ही जीत है, जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं एंड ऑल दैट। और फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है एंड फाइनली वो बोलता है कि इनसे तो तुम 5,000 रुपए लेना। सो दैट वाज अ काउंसलिंग सेशन इन अ फैमिली मैन सीरीज, यू ऑल वुड हैव सीन इट 100%, राइट? तो वो जो काउंसलिंग सेशन हो रहा है वहां पे एक हस्बैंड है जो डिनायल में चल रहा है कि देयर इज नो इशू इन अवर मैरिज बिकॉज मैरिजेस आर लाइक दिस ओनली। क्योंकि उसने शायद बचपन से ये देखा है कि मैरिजेस में झगड़े होते हैं, मैरिजेस में पार्टनर्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अनअवेलेबल रहते हैं। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। लेकिन वाइफ के लिए ये ट्रॉमेटिक है। वाइफ को लग रहा है कि फैमिली के चक्कर में मैंने जॉब नहीं कर पा रही हूँ, फैमिली के चक्कर में या बिकॉज ऑफ द एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लाइफ में कुछ पॉजिटिव या क्रिएटिव काम नहीं कर पा रही हूँ।
राइट। दूसरी बात, छोटी छोटी चीजों में उसे ऐसा एक सेंस आ चुका है कि मेरा हस्बैंड जो है मुझसे झूठ बोल रहा है, राइट। एंड वो जिस तरह की जॉब करता है वो बहुत डेंजरस है। वो अभी भी बोलता है कि मैं कोई क्लरिकल जॉब कर रहा हूं, बट आई नो दैट ही इज इन्वॉल्व इन सम डेंजरस टाइप्स ऑफ जॉब, लाइक कोई इंटेलिजेंस की है, रॉ की है, समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर ये भी सिक्योरिटी है कि कल को अगर मेरे हस्बैंड की किसी भी कारण से डेथ हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इतने सारे निगेटिव थॉट्स के साथ या इतने सारे क्वेरीज और कंसर्न के साथ वो जी रही, अपना करियर प्लस बच्चों का भविष्य। और हस्बैंड ऑन द अदर पोल क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है, इमोशनली समटाइम्स, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिजिकली एंड इमोशनली अनअवेलेबल है। उसकी वाइफ बार बार बोलती है कि तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हैं बच्चे, राइट, तुम्हें पता भी है कि मुझे कैसा फील होता है। वो बोलता है कि इसमें पता क्या करना है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। सो दैट इज अ स्टेट ऑफ डिनायल इन विच वन ऑफ द पार्टनर इन जनरल लिव्स देयर इन द स्टेट ऑफ डिनायल, और एक हमेशा इनकाउंटर करता रहता है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बट एक्सेसिव ड्वेलिंग ऑन द प्रॉब्लम्स विल लीड टू सैडनेस, एंड द कंसिस्टेंट सैडनेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल लीड टू डिप्रेशन। एंड एक बार अगर आप डिप्रेशन में आ गए तो आपको एनहीडोनिया हो जाएगा। सबसे पहले एनहीडोनिया इज ANHEDONIA, ए एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब है कि सपोज आप डिप्रेशन में हैं और मैंने आपको आके बोला क्या यार बस ऐसे ही मुंह लटका के बैठा रहता है, हमेशा तेरे से सैडनेस की वाइब आती है, डिप्रेशन की वाइब आती है, चल तेरे को मांडू घुमा के लाता हूँ, ठीक है। तो आपने उस बंदे को बाइक में बैठा लिया, आप लोग 4-5 दोस्त मांडू गए। अब वो बंदा मांडू में भी, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो ये देखो होशांग शाह की टूम, ये देखो रानी रूपमती और बाज बहादुर का, यहाँ पे रानी रूपमती पेविलियन, वहां भी। अब अगर वहां भी जहां पे प्लेजर डिराइव करने की जगह है, वहां पे भी अगर आप मुंह लटका के घूमेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे और प्लेजर डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो आप जिस स्टेट से गुजर रहे हैं उसको बोलते हैं एनहीडोनिया। क्या बोलते हैं उसको? एनहीडोनिया, ANHEDONIA। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और ऐसा कई बार होता है। आप किसी को बेड से उठा के ले जाओ, कॉलेजेस वगैरह में बहुत होता है। नए नए आशिक जो होते हैं जब उनका कटता है तो वो आतिफ असलम के गाने सुनना शुरू करते हैं, कुछ इस तरह तेरी पलकें। हाँ, और कौन कौन से गाने हैं भाई बताओ, कोई सैड गाने सुनाओ जल्दी। तो ऐसे गाने वो सुनना शुरू करता है, दिन भर लूप में चलता रहेगा उनके रूम में ये, तेरे बिन क्यों ऐसे जिया। सुना ये सब गाने? नहीं सुने आपने? कि नहीं सुने? आतिफ असलम के और किस किस और, वही बताओ, ब्रेकअप सॉन्ग्स, इस टाइप के सैड सॉन्ग्स, अरिजीत सिंह के भी। अरे तुम साथ हो, अरिजीत सिंह का। तो ये सब गाने आप लूप में सुनोगे। कैसे सुनते हो? एक बार खत्म होगा फिर चालू, फिर चालू। वो बंदा दिन भर बेड पे पड़ा है, वहीं बोल रहा है कोई थाली सरका के चले जाना भाई, खिला देना खाना, मैं तो यहीं लेटा हूँ। ना नहा रहा है ना क्लास जा रहा है। तो ऐसे केसेस आपने कॉलेज में, पता नहीं, आप तो शायद कॉलेज गए ही नहीं आप लोग, तो हम तो 4 साल यही सब देखे हैं। और तभी से पता चल गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये सब कहाँ से गुजर रहा है, राइट। सो ऐसे सैड गानों से जब आप कंटिन्यूअसली उबर नहीं पाते हैं तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली एनीडोनिया हो जाता है आपको। आपको लोग लेके भी जाएंगे जहां पे प्लेजर डिराइव की प्लेस, आपको मूवी ले जाएंगे, आपको मॉल ले जाएंगे कि चल तेरे को कुछ कपड़े खरीदवाता हूँ, चल तेरे को घुमाता हूँ, चल कुछ खेल के आते हैं, राइट। कुछ भी कर लो, वो बंदा रजिस्ट करेगा कि नहीं मेरी जिंदगी जो है वो, कौन था, गुत्थी थी आई थिंक, कपिल शर्मा में जब बोलती मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसे कर कुछ गाना गाती थी ना वो। बस वैसे ही गाना आप गाते रहेंगे और आप मेंटल डिसऑर्डर का कब शिकार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसमें केस स्टडीज हैं बहुत सारी, और वही केस स्टडी आपके एग्जाम में आएंगी। पूछा जाएगा, बोला बताया जाएगा कि एक इंडिविजुअल है, वो जॉब करता है, मैं केस स्टडी है अभी लिखवाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद वो शाम को घर जाता है या जाती है, जो भी है, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कोई घर में कोई ट्रॉमेटिक चल रहा है इशू, राइट। बचपन से उस बच्ची ने वायलेंस देखा है या उस बच्ची के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है, वॉट एवर इट इज, तो वो आपको लॉन्ग टर्म डिप्रेसिंग स्टेज में डाल देता है। लॉन्ग टर्म कैसी स्टेज में डाल देता है? डिप्रेसिंग स्टेज में डाल देता है। कई बार लाइफ में एक अनहोनी घटना हो जाती है जिसमें आप हमेशा बिलीव नहीं कर पाते। कल मैंने इस बात को बोला था, आप बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, राइट। मैं तो इतना अच्छा था, सब कुछ अच्छे करता था, मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता था, सुपर ईगो को बैलेंस करता था इड के साथ,
सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चलते हुए मेरे साथ ऐसी घटना कैसे हो गई। सडनली जैसे आपको सुनने में आता है कि अभी जैसे एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसमें कुछ कपल्स जो हैं जैसे हनीमून के पास जा रहे हैं, कोई शादी के बाद जा रहा है, किसी की बस सगाई हुई है और शादी नहीं हो पाई, बीच में बंदा जा रहा है, सब निपट गए। अब जब ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तब आप रियलाइज करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही कर रहा था, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और इस क्वेश्चन का आंसर ना मिलने पे आपको सैडनेस होती है कि वाई आई डिजर्व दिस, वाई आई डिजर्व दिस निगेटिविटी इन माई लाइफ। इसका आंसर नहीं मिलता हम एज एन इंडिविजुअल, और हम खोजते रहते हैं। फिर हम क्या रियलाइज करते हैं कि शायद हम वर्थलेस हैं, शायद हम वैल्यू ही, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए ईश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहा है। और ऐसे ही लोगों को जनरली दैट बाबा कैटेगरी के जो लोग हैं जनरली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तुरंत, कि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, इसीलिए पूर्व जन्मों के पाप हैं, इस जन्म में तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो बालिके, लेकिन पूर्व जन्मों के पाप तुम्हें यहाँ के यहाँ पे लाके पहुंचा दिया, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बाबा की आश्रम में सेवा करनी होगी। तो यहाँ से आश्रम की सीरीज चालू होती है, जो अभी आपने देखी होगी, बॉबी देओल वाली, देखी नहीं देखी, क्या बात है, आश्रम सीरीज आई थिंक 3 पार्ट आ गए ना उसके, 3 सीजन आ गए। तो ऐसे लोग जनरली पहुंचते हैं, राइट। और फिर ऐसे लोगों का लड़के पहुंचते हैं तो उनकी तो नसबंदी करा दी जाती है, उनका बात परमात्मा से मिलन करवा दिया जाता है वहां पे। सीजन 1 में दिखाया था आई थिंक, शुद्धिकरण, यस शुद्धिकरण। फिर बहुत सारा मैनिपुलेशन आपके साथ हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सैडनेस की स्टेज पे हो। जप नाम हर्ष लिख रहा है जप नाम, जप नाम, बिल्कुल सही, जप नाम के नाम पे शुद्धिकरण, शुद्धिकरण करके आपको परमानेंटली अपना चेला बना दिया। अब आपके घर से भी कोई आएगा ना और बोलेगा चलो, बोले नहीं नहीं भैया, हमको उस दुनिया में बहुत बुरा लगता है, सैड लगता है, निगेटिव लगता है, ये बाबा जी के आश्रम में हमारी कुछ वैल्यू है एंड वी फील पॉजिटिव अबाउट इट, तो भैया हम यहीं रहेंगे। जैसे आपने बहुत फेमस स्टोरी सुनी होगी एक, कि विनोद खन्ना जी किसके आश्रम में गए थे, ओशो के आश्रम में गए थे। आई थिंक एट दैट टाइम इन ऑरेगन स्टेट, यूएसए में उनका नया आश्रम बन रहा था, स्टार्टिंग ही हुई थी। कितने स्क्वायर फीट में था पता नहीं, 1,70,000 स्क्वायर फीट में पूरा आश्रम फैला हुआ था। वहां एयरपोर्ट बनाया था, सिटी डेवलप कर ली थी, सब बढ़िया चल रहा है, 90 रोल्स रॉयस चल रही हैं, कोई टेंशन नहीं। हर दिन बाबा जी नई नई गाड़ियों से आते हैं। और वहां पे विनोद खन्ना पहुंचा, तो विनोद खन्ना मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। किसका शिकार था, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। क्यों, बहुत हैंडसम, हंक, हीरो, सक्सेस सब कुछ मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन, जब आपको हमेशा कोई पीक पे रखता है और उसके बाद कोई नया हीरो आएगा तो आपको कैसा फील होगा, दैट यू आर आउट ऑफ द मार्केट, अब कुछ नया आ गया है। जो राजेश खन्ना के साथ हुआ, जो विनोद खन्ना के साथ हुआ, जो गोविंदा के साथ हुआ, कि सही समय पे अपने आप को जज नहीं कर पाए, राइट। एंड दैट्स हाउ दे एंटर्ड इनटू ट्रॉमा, कि अब हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा डाउनफॉल कैसे हो सकता है, हमारे फेम कैसे कम हो सकता है, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में विनोद खन्ना आश्रम गए उनके, फिर वहां उन्होंने खेती की, किसानी की, गार्डनिंग की, ये सब करते थे वहां पे। कई इंटरव्यूज हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई, तो वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप वहां खेती किसानी क्यों कर रहे थे, आप तो एक्टर थे। तो बोले वो तो गुरु जो बोलेगा वो करना है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, कोई काम बड़ा नहीं होता और कोई काम छोटा नहीं होता, बस यही बात सिखा के जप नाम जैसे आश्रमों में कुछ भी करवा लिया जाता है, राइट। अब ये सब हो क्यों रहा है, वंस यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन, तो आपको लोग ऊपर नहीं लेके जाएंगे, आपको एक्सप्लॉयटेशन करके और गलत सलत हैलुसिनेशन, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स में एंगेज करेंगे, आपको थोड़ा सा फील गुड कराएंगे, आपको थोड़ा सा वैल्यूड फील कराएंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिल रहा है, और आपको मेन स्ट्रीम से कट कर देंगे और आपको कंप्लीटली अपनी दुनिया में लेके चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये आप जीरो से माइनस में जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ क्योरिंग योर मेंटल डिसऑर्डर, यू आर एंटरिंग इनटू अनदर वर्ल्ड where you will be exploited without your consent and without your consciousness and knowledge। आप बहुत समय तक समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो मुद्दे की बात यह है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत ही क्विकली जज करना पड़ता है, राइट। बहुत जल्दी उनको पिक करके उनके सॉल्यूशंस पे जाना पड़ता है, क्योंकि ये चीज जितनी लंबी खिंचती है उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती चली जाती है। यस और नो,
राइट। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है जो पहले डिसऑर्डर दिया गया है आपके सिलेबस में, उसका नाम क्या है? डिप्रेशन। और डिप्रेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिख लिया आप लोगों ने? डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर मार्क्ड बाय persistent sadness, persistent sadness, comma loss of interest and emotional dysregulation। तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। persistent sadness, loss of interest and emotional dysregulation। इज इट क्लियर? डिसरेगुलेशन मतलब क्या है? डिसरेगुलेशन मतलब क्या है? डिसरेगुलेशन मतलब नॉट एबल टू मॉनिटरिंग। मेयर एंड सैलोवे की इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या थी? मेयर एंड सैलोवे की इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या थी? To monitor the emotions, and monitoring was done through recognize, understand and manage, and these three things is the term used for monitoring, and also the regulation word is the same thing। once you regulate means you control, you monitor। आप फैन का रेगुलेटर से ही फैन कंट्रोल करते हो ना, फैन मॉनिटर करते हो कि फैन 3 पे चलाना है कि 4 पे, तो रेगुलेटर इज देयर। तो मॉनिटरिंग इज रेगुलेटिंग, रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग। तो यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया, इमोशनल डिसरेगुलेशन। डिसरेगुलेशन मतलब इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। यू आर इन द कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, your emotions are in the control of your thoughts, but not the other way, that is your thoughts are not in control of your emotions, and your emotions are also not in control of your intellect or will। सब कुछ ऑटोमेटेड मोड में चल रहा है, अनकंट्रोल्ड चल रहा है। अब वो जहां लेके चले जाए वहां चले जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। एंड क्या अफेक्ट करता है ये? इट अफेक्ट्स योर थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर एंड इवन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ हो जाएगा। आपने देखा है बहुत से केसेस आपने सुने होंगे कि कोई अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच था, ऐसे अर्बन प्लेसेस में ऐसे केसेस आते हैं न्यूज में, कई बार बीच में केस स्टडीज आती हैं। वो आता है ना आपका क्राइम तक, शम्स की जुबानी सुना है आज तक में? क्राइम तक नहीं देखा कभी? क्राइम पेट्रोल नहीं है, आज तक का एक चैनल है क्राइम तक, जिसमें शम्स अंसारी नाम है उनका, शायद वो केसेस लेके आते हैं। बाकी क्राइम पेट्रोल भी है, ऐसे बहुत सारी केसेस में आप देखते हो कि एक बंदा है जो अपनी मम्मी के साथ, बच्चा अकेला रहता है, बंदा जॉब करता है, मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच है, लेकिन मदर जो है बेड रिडन हो गई है, फिर उसके बाद उनकी मदर का टर्मिनल इलनेस हो गया, फिर उनकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है, अब वो बंदा अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच था, इसलिए उसने अपनी मम्मी का क्रीमेशन नहीं किया। क्या नहीं किया? बॉडी क्रीमेट नहीं की, क्योंकि वो मदर के साथ ही रहना चाहता था। मदर के अलावा उसे कहीं भी एक सिक्योर प्लेस नहीं मिलती, उसको इमोशनल कंफर्ट नहीं मिलता, तो उसने मम्मी को घर में ही रखा डेथ होने के बाद भी। फिर उसने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया, और जितने भी घर में खाना बनाने वाली, हो सकता है मम्मी रही हो पहले, अब वो खाना डेली बाहर से मंगाता है, खाना ऑर्डर करता है, वर्क फ्रॉम होम करता है। ऐसे उसने महीनों या साल निकाल दिए, बॉडी सड़ गई, घर में स्मेल आ रही है। जब बाजू वालों को पता चल रहा है, आसपास के लोग बोल रहे हैं कि भैया इस घर से स्मेल आ रही है, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तब पुलिस आई तो देख रही है कि यहाँ पे बहुत पहले किसी की डेथ हो चुकी। ये केस एक नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं अर्बन प्लेस में, मुंबई और दिल्ली में। ज्यादातर मैंने जो सुने हैं वो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में सुने, एनसीआर में सुने। मुंबई में ऐसे मैंने केसेस कम सुने हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट दैट्स इज माय ऑब्जर्वेशन। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द राइट। जब हमें लगता है कि हमारे इमोशनल, गुड इमोशनल स्टेट का एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो भी चला जाए तो फिर हम किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन में, परसिस्टेंट सैडनेस में चले जाते हैं, और फिर वहां से निकलते ही नहीं है, फिर हम उसको अपना घर बना लेते हैं। जैसे बहुत बार आपकी मदर्स, मम्मी लोगों से आप अगर कुछ बोलो कि मम्मी, मम्मी आपसे बोलेंगी बेटा मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, तो आप बोलोगे चलो डॉक्टर के पास ले चलें। बोले कुछ नहीं बेटा, अभी तो ऑइंटमेंट लगा लिया है, बाद में देखेंगे। ठीक है, मम्मी उस समय आपको ऐसे बोल देगी, राइट। फिर सपोज कोई आंटी आ रही है घर में, या वो किसी से मिल रही है,
राइट, यू विल ऑब्जर्व दैट, अभी नहीं किया थोड़े दिन बाद करोगे ऑब्जर्व। और इंडियन फीमेल्स में जनरली घुटनों की और कमर की प्रॉब्लम लेडीज को रहती ही रहती है परसिस्टेंट, क्योंकि विटामिन डी तो इंडिया में सबके पास कम है, ठीक है, इट्स अ जेनेटिक इशू इन इंडिया। और उसके बाद उनकी जिंदगी की जो लाइफ स्टाइल रही है घर में रहने की, हाउस वाइफ्स की, तो वो होती है दिक्कत। उसके बाद आप देखना कि जब वो किसी और लेडी से मिलती हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी बीमारियां बताती हैं। कभी ऑब्जर्व किया है आपने? क्या बताएं भाभी, बस मूव लगा लगा के चल रहे हैं, वरना घुटनों ने तो जवाब दे दिया है। हाँ, कमर चल नहीं पाते हैं भाभी, 2 घंटे काम कर लेते हैं तो बस फिर बैठ जाते हैं। कितने इंटरेस्ट से बताती हैं, आपने कभी सुना है उनको? सुना होगा 100%। उनको बहुत मजा आने लगता है, और सामने वाला भी, क्या सच में भाभी? अरे भाभी मेरा भी वही हाल है। दूसरा भी अपनी दूसरी नई दवाई का नाम लेके सुनाएंगे, वो तो हम भाई भाभी इस डॉक्टर के पास गए थे और फिर उसने हमको एक दवाई दी, अब बस उसी दवाई से बस जीवन चल रहा है, जब तक चल रहा है पता नहीं अब आगे क्या होगा। They have started to enjoy the state of pain and sadness and depression. ये होता है एक समय के बाद, जब आप मान लेते हो कि अब यही मेरी नियति है, यही मेरी डेस्टिनी है, अब मैं इस डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो आप डिप्रेशन को इंजॉय करने लगते हो कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है। और दूसरे 2-3 और मिल जाएं खरबूजे वाले, खरबूजे को देख के जो खरबूजा रंग बदलता वाले, सेम कलर वाले, सेम एक जैसे प्रजाति के लोग, फिर तो भैया ये जो मचाते हैं, डिप्रेशन लीड्स टू द पावर इंफिनिटी कर देते हैं फिर बैठ के। मतलब आपको लगेगा भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं है, बट उनके लिए वो एक जोन बन जाता है। और हाँ, पहले ये घुटनों का दर्द उन्होंने एक डेस्टिनी एक्सेप्ट कर ली कि ये कभी अब ठीक नहीं होगा, मेंटेलिटी बना लिए। और दूसरी बात, इसमें दो बेनिफिट होते हैं कि हमारी जो इंडियन मदर्स हैं उन्हें कभी अटेंशन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? वो हमेशा बेचारी खटती रही, पहले हस्बैंड के लिए खाना बनाते हुए जीवन बीत गया, उन्हें खुश रखते हुए, फिर सास ससुर को खुश रखते हुए जीवन बीत गया, फिर बच्चे पालते हुए उनका जीवन बीत गया। कभी भी किसी ने माँ से नहीं पूछा कि माँ आप कैसी हो। माँ ही सबको बस पूछ रही है, खाना दे दूं, क्या खाएगा, क्या चाहिए, उदास तो नहीं है, सब ठीक तो है, ये सब माँ पूछती है। लेकिन माँ से कौन पूछ रहा है? जो आप तो खुद ही जवाब दे रहे हो, ये सत्य है। अब जब माँ से कोई कुछ पूछता नहीं है तो मदर को ये लगता है कि जैसे ही घुटने में दर्द आया तो बेटे ने एक बार पूछ लिया कि अरे मम्मी क्या हो गया, तो उसे जिंदगी में पहली बार अटेंशन कब मिला? जब उसके घुटने में, तो अब उसके लिए घुटने का दर्द एक पॉजिटिव साइन हो गया ना। तो उसके लिए बीमारी, ऐसे इंडिविजुअल के लिए बीमारी एक अटेंशन का कारण बनी, तो उसलिए अब वो उसे इंजॉय कर रहा है कि दर्द लेके चलो, कम से कम अब 4 लोग पूछ तो लेते हैं कि और मम्मी कैसी हो, हस्बैंड पूछ लेता है कि और सुनाओ, तुम्हारा दर्द कैसा है, ले चलूं डॉक्टर के पास। तो जब 20 साल 25 साल जिसने आपसे हेलो हाय कैसी हो नहीं पूछा, अगर आज पूछ रहा है तो आपके लिए वो अच्छा अटेंशन सीकिंग टूल बन जाता है। और फिर अब आप चाहते हो कि दर्द ठीक ना हो, क्योंकि जैसे ही ठीक होगा ये बोलेंगे मम्मी आज मटर पनीर बना रही हो क्या, वो फिर से आपसे डिमांड करने लगेंगे और आपसे अटेंशन कहाँ चला जाएगा, फिर से उन पे चला जाएगा। पुरानी जिंदगी में वो लेडी लौटना नहीं चाहती है, अटेंशन डेफिसिट में दोबारा नहीं जाना चाहती है, इसीलिए वो उसको अपना घर बना लेती है, उस स्टेट ऑफ सैडनेस, उस स्टेट ऑफ पेन को अपना घर बनाती है, क्योंकि उससे उसको अटेंशन मिलता है। वो 4 लेडीज के बीच में बैठती है तो दूसरी लेडीज उससे बात करना चाहती हैं, उसके दुख दर्द बांटना चाहती हैं। तो इस तरह से हम दुख को अपना घर बना, और यहीं से तो बुद्ध की कहानी शुरू होती है। चतवारी आर्य सत्यानी का पहला सत्य क्या है? नहीं पता? याद नहीं? 4 नोबल ट्रूथ्स का पहला ट्रूथ क्या है? ब्रह्मचर्य कहां से आ गया भाई? ब्रह्मचर्य तो पंचशील का 5वां प्रिंसिपल है। मैं चतवारी आर्य सत्यानी का पहला प्रिंसिपल पूछ रहा हूं। 4 नोबल ट्रूथ्स का पहला ट्रूथ क्या है? हाँ,
अरे दुख है, यही तो सत्य है। यस देयर इज सॉरो, यही तो सत्य, पहला सत्य क्या है बुद्ध का, कि दुख है, ये मानो। तो हम जीवन में दुख को पालते हैं। पहले क्या करते हैं, हम जीवन में दुख को पालते हैं, और हम कब डिप्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं हमें पता नहीं होता। और आप देखना, आपने देखा होगा कि बहुत से पेरेंट्स जो बेचारे 50-60 पे हैं, जो लोनलीनेस का शिकार हैं, जो अटेंशन डेफिसिट का शिकार हैं, जो जूझ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मोबाइल देखते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा सोप ओपेरास देखते रहते हैं जिसमें सास बहू की लड़ाई, घर के कलह, ये वो। उनको पता नहीं वहां से एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है। यू मोर ड्वेल ऑन द निगेटिविटी। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब आप जिस इंडिविजुअल को नॉर्मल समझते हैं ना, वो भी डिप्रेशन में होगा। लेकिन हम सब ने उस स्टेट ऑफ सैडनेस को एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है जिंदगी ऐसी है, चलने दो। इसीलिए बुद्ध ने बोला कि भैया पहले तुम एक्नॉलेज तो करो कि तुम दुख में हो, तभी तो मैं दुख का सल्यूशन दूंगा। तुम दुख में हो लेकिन मानने को तैयार ही नहीं हो कि तुम दुख में हो, तो भाई मेरे पास मत आना। फिर तुम अपना सोल्यूशन खुद निकाल। जिस दिन तुमको लगे कि नहीं नहीं भाई, मैं तो गलत रास्ते पे निकल गया, मैंने दुख को ही सुख बना लिया है, जीवन का कंफर्ट जोन बना लिया है, तो फिर तब आना मेरे पास, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं अपनी साइकोलॉजी और अपना मनोविज्ञान तुम्हें समझाऊंगा। तो ये बहुत परसिस्टेंट एंड कॉमन डिसऑर्डर है अमंग द masses. We are not yet aware that we are in depression or sadness, but we are in depression or sadness. तो सर हमें पता कैसे चलेगा, पता चलेगा कैसे, सिम्टम्स से। पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स पकड़ने पड़ेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि आप कैसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं। तो पहली बात तो कोर कंसेप्ट आपका यही क्वेश्चन 2024 में आया है। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? दुख समुदाय, दुख निरोध, अष्टांगिक योग। ठीक है, ठीक है, दुख है, दुख है, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन डिप्रेशन के बारे में? सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बताना है। तो पहले हम डायमेंशन पढ़ते हैं, एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कितनी तरह के कंपोनेंट्स के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला कॉग्निटिव, निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। जैसे ही कोई सिचुएशन आई तो पहला जवाब, अरे मुझसे ना हो पाएगा, निगेटिव थॉट। नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप प्लीज किसी और को कंसल्ट करें। राइट, हर चीज में पहला थॉट क्या है? निगेटिव थॉट। एक डर, एक फियर, एक निगेटिविटी। दूसरा स्टेटमेंट उसी के लिए हम बोलते हैं कॉग्निटिव बायसेस। पहले से ही एक बिलीफ सिस्टम्स में निगेटिविटी को जगह दे देना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो बगल में कोई बैठा हुआ हमेशा बोलता रहता है, भाई धीरे चला, कहीं सामने से ट्रक आ गया तो, कहीं साइड से ट्रक आ गया तो। अब आप पहले से ही अगर बायस्ड होके चलाएंगे कि आपको बगल से कोई हिट करने वाला है या हिट कर देगा, तो आप बहुत डर डर के चलाएंगे। और आप ध्यान देना, जब भी आप डर डर के चलाते हैं तब तो हो ही जाता है एक्सीडेंट। When you start attracting the vibration कि someone is hitting me, someone is going to hit me, suddenly कोई ना कोई hit कर ही देगा। I am not asking you to be careless, मैं careless होने नहीं बोल रहा हूँ, but I am asking you to be positive and I am asking you to be alert and careful also. Right? So cognitive biases are very, very important. Low self-esteem and hopelessness. Low self-esteem and hopelessness कहने का मतलब cognitive level पे आपकी self worth, सेल्फ एस्टीम काफी लो होती है और आप होपलेस फील करते हैं। कैसा फील करते हैं? होपलेस फील करते हैं। इमोशनल, ये तो कॉग्निटिव स्टेज हो गई, मतलब थिंकिंग स्टेज हो गई। इमोशनल स्टेट पे आप किस तरह से काम करेंगे? आप परसिस्टेंट सैडनेस फील करेंगे, आप गिल्ट फील करेंगे, आप एम्प्टीनेस फील करेंगे। और एक टर्म मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया। इस टर्म का नाम क्या है? एनहेडोनिया। एनहेडोनिया, ये टर्म पढ़ लो, लाइफ में काम आएगा।
और जब भी आप कहीं घूमने जाओ और आपका दोस्त पूरा माहौल खराब करे, मुंह लटका के सैडनेस में, राइट, आप उसको वहां भी ले जाओगे दुबई तो वहां भी यही बोलेगा, बुर्ज खलीफा देखे क्या है, बिल्डिंग ही तो है। अब अगर उसने ऐसी लाइन बोल दी तो बोलना, ओ मेरे भाई तेरे को एनेडोनिया हो चुका है, तू तो अपनी अगली पहली फ्लाइट से वापस निकल जा, ठीक है, गलत ले आए तेरे को अपने साथ। अब कोई ताजमहल देखने जाए और बोल दे मजार ही तो है, इट्स अ टूम्ब, मजार है ना, वो तो टूम्ब है, तो टूम्ब ही तो है, ताजमहल में क्या ही देखना। अब बताओ, ऐसी बातें कर देते हैं लोग। 2-3 बार तो मेरी मम्मी ने ही बोल दिया। मैंने बोला मम्मी आगरा जाना है, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली एट दैट टाइम बिफोर कोविड। मम्मी बोली हमें नहीं देखनी मजार, पता नहीं तुम लोगों को क्या मजा आता है। ठीक है भाई, तो हम समझ गए मम्मी को ले जाना मतलब एनहिडोनिया, इनएबिलिटी टू फील द प्लेजर। अरे हम तो आर्ट देखने जा रहे हैं, आई नो इट्स अ टूम्ब, बट हमें आर्ट देखना है। मम्मी बोले हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें ज्योतिर्लिंग करा दो तुम। ठीक है भाई, अब ज्योतिर्लिंग में ज्यादा पुराने टेम्पल्स हैं भाई, वो एंशियंट आर्ट है हमारे, एंशियंट और मीडिएवल भी है। अहिल्या बाई जी ने भी काफी रिकंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है। यस, सो इरिटेबिलिटी लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, इरिटेबिलिटी लिख लीजिए। व्हाट इज इरिटेबिलिटी? इरिटेबिलिटी का क्या मतलब है? इमोशनल नंबनेस। दोनों चीजें हो सकती हैं, एक कि हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, राइट, एडजस्ट ना करना, जबरदस्ती की खामियां निकालना, और इमोशनल नंबनेस शो करना। नंब मतलब क्या होता है? शांत हो जाना, जैसे आपको सुन्न पड़ जाना, नो रिएक्शन। हाँ, बुर्ज खलीफा, ठीक है, पाम जुमेरा, ठीक है, 10,000 का एंड्रॉइड और 1 लाख का आईफोन दे दे रहे हैं, दोनों दोनों में, ठीक है। नंबनेस, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं, दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल नंबनेस। तो इरिटेबिलिटी, इमोशनल नंबनेस, एनिडोनिया एंड परसिस्टेंट सैडनेस, और गिल्ट और एम्प्टीनेस। कभी कभी कोई किसी ना किसी को आपने बोलते हुए सुना होगा, भाई अंदर से बहुत खाली खाली सा लगता है, ऐसा लगता है अंदर से मैं खत्म हो गया हूं। लोग ऐसी बकवास फालतू बातें पता नहीं कहां से सीख लेते हैं, कहीं कहीं से, और सोशल मीडिया पे चलता है। तो ये जो एम्प्टीनेस है ना, ये वो इसी का सेंटेंस है भाई। भाई मैं, हाँ, सैडनेस इज कूल, मैं यही समझा रहा हूं आपको। सोशल स्टैंडर्ड्स इसको नॉर्मलाइज करती है कि ये तो ठीक है ना। एंड बिकॉज यू हैव नॉर्मलाइज, कल हर्ष त्रेहान बोल रहे थे कि अबाउट द स्टैंड अप कॉमेडियंस, अब उसका कॉज यहीं से आ रहा है। हर वो बंदा जिसको कॉमेडी की सख्त जरूरत है, कॉमेडी इज एन आउटकम ऑफ ट्रेजेडी। आपने चार्ली चैपलिन को कॉमेडी करते देखा है? तो चार्ली चैपलिन के साथ जब वो कॉमेडी कर रहा होता था तो उसके साथ ट्रेजेडी होती थी। कहीं चल रहा है एकदम से फिसल गया, गिर गया सर के बल, आप बोलते थे गिर गया, उसके साथ ट्रेजेडी हो रही है और आपको कॉमेडी लग रही है। तो ट्रेजेडी ही कॉमेडी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो गिरा तो आपको खुद से कनेक्शन फील हुआ, क्या रे देखो मेरे जैसा ये भी गिर गया, तो यू लाफ। बेसिकली चार्ली चैपलिन आपके इनर कॉन्शियस से कनेक्ट कर रहा है, वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो आपके दिल को कजोल कर रहा है, आपके हार्ट को कजोल कर रहा है, उसे टटोल रहा है, वही फीलिंग्स जो आपके अंदर हैं, क्योंकि आप भी जिंदगी में कई बार गिरे हैं। तो जब वो गिरा तो आपको भी हंसी आई कि हाँ, यू फील लाइटर। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस। जो आज चल रही ना वेव, बहुत तगड़ी वेव चल रही है, इस वेव का मतलब ये है, यू आवर यूथ इज अंडर स्ट्रेस, आवर यूथ इज अंडर सैडनेस, एंड आवर यूथ इज अंडर एनिडोनिया एंड समटाइम्स इन डिप्रेशन। जैसे आपने कभी कभी इंटरेक्शंस देखे, वहां पे एक बंदा कॉमेडी में भी ऐसे ही बैठा रहता है, तो कॉमेडियंस उसको जबरदस्ती पिन करते हैं, क्या हुआ भाई, हंस क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है? होता है ना, कुछ पकड़ते हैं ना, इंटरेक्शन के लिए पकड़ते हैं, कुछ तो बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, तो चलो ठीक है।
और कुछ ऐसे ही चले जाते हैं जो आते हैं आपको फील बैड कराने की तुम स्टैंड अप कॉमेडियन हो, अभी बताता हूं मैं हंसूंगा ही नहीं। जाते हैं कुछ उनका कॉन्फिडेंस गिराना, ऐसे बहुत से एपिसोड्स आप देखेंगे। वो बंदे ये वाले हैं जो डिप्रेशन की एक नेक्स्ट स्टेज पे जा चुके हैं। बट इन जनरल आपको अगर बार बार कॉमेडी की जरूरत पड़ रही है लाइफ में, तो समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं सैडनेस में हो। कहां पर हो? और सैडनेस नहीं तो स्ट्रेस में तो 100%। क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड वाले को कॉमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद उस स्टेट में है। भाई जिसने पेट भर खाना खाया है तो वो बार बार मेन्यू देखेगा क्या? बार बार खाने की तरफ देखेगा क्या? आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपका क्या मन करता है? बस यहां से बिल दो और निकलो। तब थोड़ी दूसरे की टेबल में झांक रहे होते हैं वो क्या खा रहा है। आपका पेट भर गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं कोई क्या खा रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर आप पॉजिटिव हो तो आप ये क्यों देखोगे? आप हैप्पी हो तो आप ये क्यों देखोगे? आप नहीं देखोगे। आप वो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, आप सप्रेस्ड हो, आप रिप्रेस्ड हो, आप सैड हो, आप डिप्रेस्ड। तो अपने आप को जल्दी से भाई दो कॉमेडी की रील देख लेता हूं, दो किक मिलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया किक मिलती है, जो आपको कौन सा केमिकल रिलीज होता है माइंड में? डोपामिन रिलीज होता है फॉर द प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट। जल्दी से 2-3 बार डोपामिन रिलीज करा देता हूं। देयर इज अ कॉमेडियन, आई थिंक वो नाम भूल रहा हूं मैं उसका, वो उसने बताया था कि अब तो इंस्टाग्राम से मुझे ऐसे करके डोपामिन रिलीज होता है। अगर 30 सेकंड में रील ना देखूं, अभिषेक उपमन्यु उनकी रील देखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इंस्टाग्राम से तो डोपामिन रिलीज होता है। अगर इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स हर 30 सेकंड में ना मिले तो एकदम से लाइफ में लगता है कुछ कमी सी हो गई। एंड इट शोज दैट यू आर कंटिन्यूड you are in continued state of stress, you are in continued state of stress। इसलिए आपको बाथरूम के अंदर लेटे लेटे बैठे बैठे कुछ भी काम नहीं है तो बैठ के यही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉमेडी चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द कॉमेडी रील्स आर वर्किंग वेरी गुड। कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी हो चाहे नॉर्मल कॉमेडी। तो मैं कहने का मतलब है कि एक मेंटली इमोशनली हेल्दी इंसान को इन सब चीजों की जरूरत महसूस नहीं हो। बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज वी आर इन स्ट्रेस। वर्कलोड होने के कारण, प्रेशर होने के कारण हम स्ट्रेस लेते हैं। हमें लगता है ये कैसे होगा, वी ऑलवेज वरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वरी आवर ओवरऑल एबिलिटीज एंड एटीट्यूड गेट्स डाउन। बोथ एटीट्यूड भी डाउन जाता है और एबिलिटीज और स्किल्स भी हमारी डाउन जाती हैं और हम एक्सीलेंस को चेज नहीं कर पाते। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई टास्क की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट ना करें। पहला पार्ट है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरा पार्ट है हार्ड वर्क। एक काम किसी को आउटसोर्स करें। जैसे आज आपने मुझे आउटसोर्स किया हुआ है कि सर ये टॉपिक आप समझा दो, आप जैसा बोलोगे हम नोट कर लेंगे, आप जैसा समझाओगे हम समझेंगे, आप जहां बोलोगे हम वहां आंसर लिख के दिखाएंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये काम भी आप ही को करना है, आजकल बच्चों में एक ट्रेंड चला है सेल्फ स्टडी ट्रेंड, तो बच्चा खुद ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कर रहा है और फिर खुद ही उसको अप्लाई भी कर रहा है और दोनों नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, और फिर वो स्ट्रेस में जा रहा है, 2-3 साल बर्बाद कर दे रहा है मार्केट में, और फिर उसको रियलाइज हो रहा है कि अब घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है, अब तो भाई कोई पकड़ना पड़ेगा किसी मेंटर को, नहीं तो कहानी नहीं जमेगी और सिलेक्शन नहीं होगा, बेरोजगार रह जाएंगे, कोई शादी भी नहीं करेगा। तो स्ट्रेस कम करिए लाइफ में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली आप लोग एस्पिरेंट हैं, आप लोगों को जॉब चाहिए। आई नो दैट, यू ऑल नो दैट। बट वो जॉब लेने का रास्ता एक ही है, पीस ऑफ माइंड और हैप्पी माइंड से पढ़ाई करना, और कोई रास्ता है ही नहीं। अवेयरनेस के साथ पढ़ाई करना। कोई पूछ रहा था कल मेरे से कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हमें अवेयरनेस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भाई मैं तो डे 1 से बता रहा हूं कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो अपना दिमाग ना लगाएं, जो बोल रहा हूं चुपचाप सुन ले, उसी को क्या बोलते हैं?
अवेयरनेस के साथ, फुल अटेंटिवनेस के साथ। सोशल एस्पेक्ट क्या है डिप्रेशन के? आइसोलेशन। सोशल एस्पेक्ट क्या है डिप्रेशन के? आइसोलेशन, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, स्टिग्मा एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। तो सबसे पहले एक डिप्रेसिंग पर्सनालिटी खुद को क्या करेगा? आइसोलेट करेगा। कोई भी सोशल, जैसे आपकी सपोज कोई फीमेल है जो 50 प्लस है, शी इज इन डिप्रेशन, सबसे पहले वो क्या करेगी? अकेली रहेगी, खुद अपने मोबाइल पे अपने सोप ओपेरास देखती रहेगी, सीरियल देखती रहेगी, लेडी टीवी देखेगी, हस्बैंड आएगा तो बंद कर देगी, नॉर्मल रूटीन दिखाएगी, लेकिन जब अकेले होगी तो कुछ अलग काम कर रही होगी, दिखाएगी नहीं किसी को। आइसोलेशन, क्योंकि उसको हमेशा ये लगेगा कि जो मैं करना चाह रही हूं ये मेरे को उसके अगेंस्ट बोलेंगे। सीधी सी बात है, जैसे आपके घुटने में दर्द है, डॉक्टर दवाई देके क्या बोलेगा? भाभी वॉक करिए, मैडम वॉक करिए थोड़ा, यही बोलेगा ना। और लेकिन पेशेंट क्या करता है? घुटने में दर्द होने के कारण चलना ही कम कर देता है, यही करेगा ना, राइट? अब आप आपके पापा घर पे आएंगे तो आपकी मम्मी को यही बोलेंगे ना, तुमको कितनी बार डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा वॉक किया करो, कितनी बार बोला है कि समय पे खाना खा लिया करो, कितनी बार बोला है थोड़ा सा सैलेड वगैरह हरी सब्जियां बढ़ाओ, राइट? लेकिन वो नहीं करी, क्योंकि उसे लगता है कि जो वो करना चाह रही है एज ए सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, आप उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसे हमेशा क्या फील होगा? इसीलिए वो अपने आप को क्या कर लेगी लेडी? बस यही होता है। जैसे आपने कुछ पढ़ाई का तरीका निकाला कि मैंने सोचा है कि मैं इस टॉपिक को ऐसे कवर करूंगा, अब आप वो आइसोलेशन में कवर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप उस पे एक्ट करना शुरू किए चार लोग के सामने, चारों आपको अपना ज्ञान देना चालू कर देंगे। भाई ऐसे मत पढ़, इस बुक से मत पढ़, ऐसे नोट्स मत बना, इसकी क्लास अटेंड मत कर, कोई फायदा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो आपका जो सीड है, जो सैपलिंग भी नहीं बन पाया, उसके ऊपर किसी ने लाके दही डाल दिया, अब वो जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गई, राइट? तो इसीलिए ऐसे काम आप कैसे करते हैं? आइसोलेशन में करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भैया मेरे को कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। हमेशा आपको लोग राय देंगे और आप उनसे चिढ़ेंगे और आपके साथ हमेशा क्या होने वाला है? कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, और आप हमेशा एक ही लाइन पे कॉन्वर्सेशन को एंड करोगे, रहने दो, तुमसे तो बोलना ही बेकार है क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ये लाइन लास्ट लाइन होगी हमेशा कॉन्वर्सेशन की, और कभी भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगी। जो मेंटली इमोशनली हेल्दी है वो डिप्रेसिंग पर्सनालिटी को यही बोलेगा, कुछ करती क्यों नहीं, पॉजिटिव बातें क्यों नहीं करती, अच्छे लोगों से क्यों नहीं मिलती, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती, चार लोगों से बात करोगे थोड़ा सा स्टेट पॉजिटिव होगा, और वो ये बोलेगी अरे मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्यों तुम हर दिन एक ही बात करते रहते हो, छोड़ो तुम, हटाओ, तुम कभी समझोगे ही नहीं। तो ये जो परसिस्टेंट दो ट्रैक चलेंगे ना, रेलवे ट्रैक, ये कभी मिल ही नहीं सकते, और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरपर्सनल, ये चलता ही रहेगा, और ये हर घर में आपको देखने को मिलेगा, कुछ कहीं लार्ज स्केल में, कहीं लो स्केल में, बट ये देखने को मिलेगा 100%, और नहीं मिला है तो आने वाले 5 साल में देख लेना, ये होना ही है। लास्ट है स्टिग्मा एंड द कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। अब क्योंकि डिप्रेस्ड लोगों के साथ एक स्टिग्मा अटैच है कि अरे भाई ये डिप्रेसिंग पर्सनालिटी है, इससे दूर रहो, तो उस कारण से भी आप अपने आप को क्या कर लोगे? आइसोलेट, क्योंकि किसी को अगर पता चल गया कि दैट पर्सन इज इन डिप्रेशन, तो एक स्टिग्मा अटैच है ना। Nobody wants to be with a person who is mentally ill, sick, or suffering through any kind of psychological mental disorder, right? क्योंकि आप कभी भी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर। एक बीमार इंसान को क्या लगता है? कोई उसकी सेवा कर दे, और सोशल एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या होती है? गिविंग की, कि आप कहीं आए हो तो कुछ दो, मांगो मत, यही तो सोशल एक्सपेक्टेशन है। तो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस आप फुलफिल नहीं कर सकते, स्टिग्मा आप झेल नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्ट आपको चाहिए नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? खुद को कमरे के अंदर बंद कर लो, और ये एक्ट जो है आपके डिप्रेशन को और नीचे की तरफ लेके जाएगा, आप और ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। और यही मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक बंदे की मदर की डेथ हो गई थी, उसने घर बंद कर लिया, और ये भी बोलते हैं कि वो खाना मंगाता था बाहर से, स्विगी जोमेटो वाले डोर पे डिलीवर करते थे, तीनों टाइम खाना आता था उसको, और वो अपनी मम्मी के भी मुंह में एक चम्मच से डालता था खाना, डेड बॉडी। मैं आपको स्टेट ऑफ डिप्रेशन बता रहा हूं।
उसके साथ मल्टीपल इश्यूज थे, नॉट जस्ट डिप्रेशन, बट वो ये तक कर रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण को भी तो खिला रहे हैं ना, ये ले अभी आ रही जन्माष्टमी, बाल गोपाल को खिलाएंगे। ये मेंटल सिकनेस है भाई। मूर्ति क्या खिला रहे हो तुम? क्या खाएगी वो? क्या बकवास है ये सब? लेकिन आप कर रहे हो। वो आप पत्थर को खिला रहे हो, पीतल को खिलाओ, किसी को खिलाओ, वो डेड बॉडी खिला रहा है। सॉरी टू से बट दिस इज ट्रूथ। ये क्या बकवास है? लेकिन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा। और फिर सब वेस्ट भी होता है, खाता तो कोई है नहीं, सब कचरा है। इसको बोलते हैं कल्चरल वेस्ट। कौन सा वेस्ट बोलते हैं? कल्चरल वेस्ट क्रिएट कर रहे हो आप। और आप देखना जितने डिप्रेसिंग लोग हैं वो अपने छोटे से बाल गोपाल लेके घूमते रहते हैं कि ये मेरा कान्हा है। ये भाई मेंटल सिकनेस की निशानी है ये सब। ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन कल्चर में ये सब एक्सेप्टेबल है। तो ये करने से आपको पता है मीराबाई कृष्ण की भक्त कब बनी? शुरू से थी कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद बनी? कब बनी? पता करके बताना मेरे को कब बनी। एक रिलीजन हमको एक सेफ हेवन देता है। क्या देता है हमको? सेफ हेवन। मेरे कान्हा, मेरे शिव। अरे सामने इंसान खड़ा है, तुम्हें मतलब नहीं है। तुम एक फिगर, एक इमेज जो आज नहीं है, मैं कहता हूं वो कभी रहे होंगे, क्या आज है? नहीं। तुम्हारा उनसे जुड़ाव ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही तुम आइसोलेट होते हो तुम्हें प्यार की जरूरत पड़ती है, और अकेले में प्यार मिलेगा नहीं तो तुम एक भगवान की तरफ बढ़ते हो। तो रिलीजन जो है मेंटली सिक लोगों का सेफ हेवन बन जाता है। भैया बहुत तगड़ा केस है यहाँ पे, बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इंडिविजुअली तो मैं किसी पे नहीं बोलूंगा, नहीं तो पता चला कल मेरे घर में पहुंच गई किसी की ब्रिगेड। हाँ, क्या बोला तुमने इस बाबा के बारे में? मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, मेरे को चलेगा, लेकिन आप समाज से कट गए हो और आप सिर्फ एक गॉड के साथ या कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर के साथ जुड़ गए हो, तो भैया दिक्कत है। आपने उसको सेफ हेवन बना लिया है, क्योंकि आप उससे बातें करने लगे हो। क्या करने लगे हो? आपने एक मूर्ति बनाई लड्डू गोपाल की, रखी घर में, उसको आप सुबह सुबह नाश्ता करा रहे हो, उसको दिन में भोग लगाते हो 3 बार, उसको नहलाते हो। आपने एक मूर्ति को एक ईश्वर का रूप देके उसे अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, जिससे आप बातें कर सकते हो, क्योंकि बाकी समाज से तो आप बातें कर नहीं पा रहे हो, वहां से खुद को आइसोलेट कर लिया है आपने। तो दिस हैपेंस, राइट? सो I'm not going into detail and debate about it, but you need to understand things that whatever we are studying here is very, very deep and relevant, and it's prevalent, deep, relevant as well as prevalent in the society. हर्ष बोल रहे हैं मुझे है मतलब, नहीं नहीं, आपको ऐसा सैडनेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, हम सबको स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस हम लेते हैं, स्ट्रेस नहीं बाहर से नहीं आता है। स्ट्रेस इज अ ह्यूमन क्रिएशन, बस हमको ये बात याद रखनी है। जब भी आप जब भी आप स्ट्रेस में जाएं, बस थोड़ी देर के लिए विपස්සना की गहरी सांस लें, इनसाइड इनहेल एक्सहेल, थोड़ा सा शांत हो जाएं, काम हो जाएं, और स्ट्रेस को खत्म करें। ये तरीका बेटर है। प्रेशर हमेशा रहेगा, कंपटीशन बाहर हमेशा रहेगा, यू विल बी रनिंग अगेंस्ट टाइम, ये भी हमेशा रहेगा, पैसे जिंदगी में कम ज्यादा हमेशा होते रहेंगे, लेकिन इसके कारण स्ट्रेस और टेंशन लेना ये आपके हाथ में है। आप एक्सटर्नल परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके कारण होने वाले रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सकते। ये तो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ा ही पढ़ा था। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम ये सब?
इसलिए तो पढ़ रहे हैं। तो हमें उसे दबा के रखना है, कंट्रोल करके रखना है। और एक रूटीन जरूर बना लीजिए कि रात में 9:30-10 बजे के बाद आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। प्रदीप तो हंस ही रहे हैं, एकदम से मुस्कुराहट आ गई। क्यों भाई, क्यों हंस रहे हो? हाँ? तो सर फिर हमारे रिलेशनशिप्स का क्या होगा? गुड नाइट बाबू सोना कैसे करेंगे? हाँ, बाय बाय बेबी, गुड नाइट बेबी कहाँ से होगा? हाँ? रात में फिर हमारी बंदी को कोई और उड़ा के ले गया तो हम पढ़ते रह गए और हमारी बंदी किसी और के साथ बाबू सोना कर गई तो भाई अब पढ़ लो या बंदी बचा लो, दो में से एक ही काम हो पाएगा, है कि नहीं? या तो अपना स्टेट ऑफ माइंड बचा लो और पढ़ाई बचा लो। डिसाइड करना पड़ेगा भाई, प्रायोरिटी इज प्रायोरिटी। क्लियर? चलिए, तो 10 बजे के बाद, मैं तो 9 बोल रहा हूं बट चलो मैं 10 बोल रहा हूं, माँ बाप से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो एक बार 9:30 बजे कि मम्मी सब ठीक है, पढ़ रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ। और उनको बताना मत कि फोन बंद करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही तुमने उनको बताया फोन बंद करने वाला हूं, उनके दिमाग में एक ही इमेज आती है कि ये आज लटका पंखे से। आप बोल के देख लेना एक दिन मम्मी को अपनी, बस मम्मी आज से मेरा फोन रात में बंद रहेगा। कितनी देर के लिए बेटा? मम्मी सुबह तक। नहीं बेटा नहीं, फोन बंद मत करना। जबकि वो वैसे भी फोन नहीं करने वाली थी, लेकिन अब वो टेंशन में आ गई। अब वो बोल रही हैं कि बेटा सही बताते रहो, कोई चिंता की बात तो नहीं है, तो ठीक तो है, ब्ला 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 चालू हो जाएगा। मैं तो अपनी मम्मी को बस इतना ही बोल देता हूँ कि मम्मी अब मेरे को अभी 2 घंटे मेरे रूम में नॉक मत करना। क्यों, ऐसा क्या करने वाले? पहला सवाल, अरे पढ़ने वाला हूँ, समझना है मेरे को लेक्चर लेना है, सपोज रिवीजन करना है। नहीं तो दरवाजा खोल के रखो ना, हम थोड़ी आएंगे डिस्टर्ब करने। यही लाइन होती है उनकी, सबसे पहली लाइन। अरे मैंने बोली माताराम गलती हो गई आपसे, मैंने बोल दिया कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं तो कह रहा हूँ आप डिस्टर्ब करते रहना। अरे हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे भाई? हाँ, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, पढ़ाई करो। मतलब आप जो बोलोगे उसमें दिक्कत, फंसोगे, इसलिए बताना कुछ नहीं, चुपचाप बंद कर देना। सुबह 6 बजे चालू करो, डेट्स इट, खत्म, चलेगा। सुबह चैट जीपीटी चलाना पड़ सकता है आपको, पढ़ाई के टाइम चालू कर लो, बट उसके बीच में चैट जीपीटी के बहाने से, डोपामिन रिलीज करवाने के बहाने से, स्ट्रेस बस्टर करने के बहाने से, या किसी बंदी के बहाने से फोन चालू रखना बेवकूफी है, सुसाइडल है, घातक है। इसलिए ये हैबिट आप जरूर बनाएं, राइट? चलिए, सो फीचर्स ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन आपने नोट डाउन कर लिया है कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आप परसिस्टेंटली मुंह लटका के बैठे हैं तो आप किसका शिकार हैं? आप किसका शिकार हैं? डिप्रेशन का शिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से ऑब्जर्व करिएगा, अगर कोई भी आप में से खुद या आपका कोई दोस्त 2 हफ्ते से ज्यादा कहीं घूम रहा है, कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है, लूप में गाने चल रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ चुका है? यहां से डिप्रेशन में जा चुका है। और एक बार अगर आप वहां चले गए तो आपको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब दोस्त तो निकाल नहीं पाएंगे, वो फिर आपको बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेना पड़ेगा, राइट? चलिए, ट्रिगर, व्हाट इज द ट्रिगर फॉर द सैडनेस? अ स्पेसिफिक इवेंट, एंड यहाँ पे क्या हो सकता है? मे बी अनट्रिगर्ड और क्रॉनिक, मतलब कोई ट्रिगर नहीं हुआ डिप्रेशन, बहुत टाइम से ही आप डिप्रेशन में थे, इसलिए डिप्रेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं। फंक्शनिंग क्या है? जनरली इंटैक्ट, इंपेयर्ड डेली फंक्शनिंग। सैडनेस में आपकी रूटीन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, आप उदास हैं, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे किसी का कोई लव्ड वन है, किसी की डेथ हो गई, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन चलता है सैडनेस, 13वीं के बाद सब नॉर्मल हो जाता है हमारे समाज में, ठीक है? इसलिए 13 दिन, इसलिए यहाँ पे 2 वीक्स डाला गया, 14 दिन। 13वीं तक अलाउड है, 13वीं तक हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही 13वीं हुई, 14वें दिन के बाद अगर आप रोए तो आप किस में चले गए हैं? अब बात ध्यान रखिएगा, राइट? सब कुछ स्ट्रेटेजिक है, राइट? चलिए, सो मूड वेरिएबिलिटी क्या होती है? जब आप सैड होते हैं तो आप बीच बीच में हंस भी देते हैं, आपको कोई जोक मारेगा, कोई आपको बोलेगा चल मूवी दिखाता हूँ, आप यू विल एंटरटेन योरसेल्फ, लेकिन फिर जैसे ही आइसोलेट होंगे आपको सैड फील होगा,
जैसे आपका रिजल्ट निगेटिव आया तो आप 5-6 दिन सदमे में नहीं चले जाते हो, माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा, बंदी हाथ से निकल गई, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी जॉब नहीं लगेगी, 4-5 ख्याल आपको 5-6 दिन पूरा परेशान करते हैं। उसी टाइम पे कोई बंदा आपका फ्रेंड मूवी वूवी देखने भी ले जाएगा तो 2-3 घंटे आप एंजॉय करोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, नाचोस खाओगे, सब ठीक है। फिर जैसे ही अकेले होगे, क्या करूंगा, फिर एक बार आपने घर पे बात कर ली, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, पापा ने बोला कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट और ट्राई करना, बंदी ने भी बोल दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो मेरे जवान, वो भी बोल दिया उसने। अब आप 5 दिन बाद रिलैक्स हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, पीटी सबका थोड़ी निकल जाता है, अगली बार निकलेगा, फिर आप सैडनेस से बाहर आ गए। तो इतना चलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यू विल हैव द फ्लक्चुएटिंग इमोशंस। यहाँ पे कैसा होता है, कंसिस्टेंटली लो चलता है, सब मिलके समझा रहे हैं, घर वाले भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। रिस्पॉन्स टू सपोर्ट इंप्रूव्स विथ हेल्प, यहाँ पे में रिमेन डिस्पाइट सपोर्ट, मतलब सारा सपोर्ट मिलने के बाद भी आपका मूड क्या होगा, अप नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, साइकोलॉजिकल रिलेवेंस इन गवर्नेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिकल रिलेवेंस इन गवर्नेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेज करना है आपको, बस आप एक वर्ड समझ लो लाइफ में, इमोशंस मैनेज करना है। मैं ये नहीं बोलता कि आप कभी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आप स्ट्रेस में जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, इट इज वेरी ह्यूमन, राइट, बट डोंट नॉर्मलाइज इट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डोंट नॉर्मलाइज इट कि ठीक है ना, चलने दो, आजकल आम बात हो गई है, राइट, ज्यादा से ज्यादा। और आजकल आप देखना ट्रेंड बन गया है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो 4 जगह सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि ओ आज मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, आई हैड अ सेशन विद साइकोलॉजिस्ट, यू नो इट्स वेरी कूल। और लोग अपनी बीमारियों को बहुत हाईलाइट करते हैं, बहुत, इनफैक्ट आजकल तो ट्रेंड चल गया है कि यूथ हाईलाइट करने लगा, यूथ, इट्स कूल, you know man, I just had a therapy session man, you know what he discussed with me, I came to know about myself, ऐसे बात करते हैं, ऐसी टोन में, इसमें लगता है कूल, अरे मैं तो कभी गया ही नहीं थेरेपिस्ट का, मुझे भी जाना चाहिए, कूल बना दिया गया है। भाई अब तुम गधे थे, हाँ, अब तुमसे ही पूछ के उसने तुम्हारे बारे में तुमको बता दिया, एंड यू आर फीलिंग सो लाइट, oh man, I come to know myself, it is very close to enlightenment man, right, I can feel what Buddha was feeling in 600 century BC, you know। सीधे जो बात होती है, जेनजीज आजकल मैं देख रहा हूं, सीधे उठते हैं पाताल लोक से तो सीधे एनलाइटनमेंट पे ही पहुंच जाते हैं, बीच में तो इनका कोई जोन ही नहीं होता। और एकदम से अभी कोई ट्रॉमा दे देगा, घर में मम्मी ने बस इतना ही बोल दिया कि बेटा समय से घर आ जाया करो, कहाँ तफरी काटते रहते हो, कहाँ घूमते रहते हो, क्लास खत्म हो गई 2 बजे, घर आ रहे हो 4 बजे, बस ये स्टेटमेंट सुना नहीं कि मेरे को मैसेज आते हैं, सर मदर ने तो आज मुझे ट्रॉमा दे दिया सर, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, हाँ, शी डजंट रिस्पेक्ट माय फ्रीडम सर, मेरी लिबर्टी का क्या होगा सर, इट्स मेंशन इन प्रीएम्बल, यू नो। सीधे संविधान पहुंच गए, मम्मी ने कुछ बोल दिया, सीधे संविधान, प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। अब ये तो चल रहा है आज की मार्केट में, अब जब इस तरह की हरकतें चल रही हैं तो ये नॉर्मलाइज हो चुका है, दैट्स हाउ पीपल टॉक, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमें तो कूट दिया जाता था तो हम दोस्तों के सामने दांत निपोड़ के निकल जाते थे, और भाई बस आज पिट के आया हूं। यहाँ मदर ने, बाप तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मदर ने बस पूछ लिया, बोल दिया, तो बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है मार्केट। So that's how it's so funny nowadays, and we are so lucky that we encounter with all kind of students, you know, so we are very connected with the latest trends. It's not just a social media, it's our daily interaction which enlighten and makes us enjoyable.
आपके हैं इस टाइप के दोस्त? अरे क्या बात कर रहे हो यार दिलीप, तुम तो अभी सबसे यंग हो। कितने साल के हो अभी? अरे तुम तो 19 के हो। तो तुम्हारे तो होंगे यार इस टाइप के दोस्त, नहीं है क्या? क्या नहीं है? सैड दोस्त नहीं है। ओके, जेंजी दोस्त तो है ना, आप तो खुद ही जेंजी में आते हैं। अरे आते हैं ना, आप 19-20 साल के हैं तो आप तो जेंजी में ही आएंगे। आप जैन अल्फा में नहीं है। जैन अल्फा जो लेटेस्ट आ गए हैं, मतलब जो मेरे बच्चे हैं वो अब जैन अल्फा में आने वाले हैं। क्या? हाँ नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे जेंजीज छपरी हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ। बट आप जेंजीज का पार्ट हैं, बस ये बोल रहा हूँ। तो ये सब आप करेंगे एनकाउंटर। चलिए, ये लिख लिया आपने। चलिए, प्रिया नाम की लड़की की केस स्टडी कर लेते हैं। प्रिया मेरी अभी कोई स्टूडेंट नहीं है सच, इसलिए मैंने प्रिया नाम डाला है। नहीं तो कोई पर्सनल ले लेगा कि सर मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। और मैं कोई बाहर का रॉबर्ट नाम भी नहीं लेना चाहता था ताकि इंडियनाइजेशन कर सकूं। So we starts with Priya Sharma. She is age 28. Exactly यही केस स्टडी इस तरह की आएगी आपके एग्जाम में, और उसके बाद 4 सवाल होंगे। What kind of mental disorder she is experiencing right now? She is going through. What can be the psychotherapy solution to that? What are the symptoms which Priya is suffering from, like that? इस तरह की केस स्टडी आएगी। तो एक बार 2024 का पेपर जरूर देखें और देखें ये केस स्टडी में क्या बोला है। प्रिया शर्मा, एज 28 है, जेंडर फीमेल है, ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोकेशन मुंबई है, मैरिटल स्टेटस सिंगल। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। ठीक है। अब इसके साथ केस क्या बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे। इसके साथ केस ये बन रहा है कि प्रिया विजिटेड, आप करंट कंप्लेंट क्या आ रही है? प्रिया विजिटेड अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक रिपोर्टिंग परसिस्टेंट सैडनेस, फटीग एंड द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज शी वंस एंजॉयड। मतलब इसको क्या हो गया है? एनिडोनिया हो चुका है। क्या हो चुका है इसको? एनिडोनिया। ये अब वो सारी एक्टिविटीज एंजॉय नहीं कर पाती तो पहले एंजॉय किया करती थी। मतलब इसका प्लेजर प्रिंसिपल टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। जहां से ये प्लेजर्स डिराइव करती थी, अब उसे वो खाना टेस्टी नहीं लगता, उसे वो जगह अच्छी एंटरटेनिंग नहीं लगती, उसे कोई मूवीज एंटरटेनिंग नहीं लगती। पहले थिएटर जाने का शौक था, वॉट एवर द इंटरेस्ट था। पहले पेंटिंग करने का शौक था, पेंटिंग से भी मजा नहीं आता, लाइक दैट। She mentioned the difficulty concentrating at work. ये बोलती है कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरे को काम करने पे मैं फोकस नहीं कर पाती, और बहुत जल्दी जल्दी रोती हूँ, मेरे क्राइंग स्पेल्स आ जाते हैं। कभी भी मेरे को अपना पास याद आता है, फ्लैशबैक में कुछ भी चीज याद आती है तो मैं, मेरी आंख से क्या हो जाता है, आंसू छलक जाते हैं। ऐसा उसने एक साइकोलॉजिस्ट को बताया। राइट, सो दिस इज द, एक विजिट किया प्रिया ने मेंटल हेल्थ क्लिनिक को, रिपोर्ट किया परसिस्टेंट सैडनेस, फटीग एंड द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज शी वंस एंजॉयड। एंड फटीग हो चुका है, सैडनेस हो चुका है। परसिस्टेंट सैडनेस वर्ड पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ गया कि ये क्या है? ये तो क्या है? डिप्रेशन है। बिल्कुल सही बात है। राइट, चलिए, अब ये है प्रॉब्लम। ये लेके प्रिया कहां पहुंची? ये सब जाके एक साइकोथेरेपिस्ट के पास चली गई। ठीक है, लिख लिया? चलिए, डन। अब क्या हुआ कि साइकोथेरेपिस्ट के पास गई, अब वहां उसका सेशंस चालू हुए। तो उसने पूछा कि भाई ये कितने समय से हो रहा है, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। राइट, तो डॉक्टर ने डायग्नोस करके बोला, चलें आगे बढ़े। चल, तो डॉक्टर ने बोला कि प्रिया ने बताया कि मैं कितने महीने से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, 3.5 महीने से हो रहा है। राइट, सबके सब कुछ ऐसा। और क्या क्या सिम्टम्स हैं, अगर आपसे साइकोथेरेपिस्ट या जो भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर है आपका उसने पूछा, तो उसने अपने पेपर निकाला, जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है उसमें लिखना शुरू किया। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले डेट डालता है, फिर पेशेंट का नाम लिखता है, फिर सबसे पहले सिम्टम्स लिखता है। क्या लिखता है? सिम्टम्स। उसके नीचे मेडिसिन लिखना शुरू करता है, आरएक्स लिख के। ऐसे देखा है आपने, डॉक्टर लोग ऐसे लिखते हैं। डॉक्टर की पर्ची देखिए कभी, आरएक्स लिखते हैं ना, उसके बाद दवाइयां लिखना शुरू करते हैं। चलिए, तो ये तो खैर उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की सिम्टम्स। तो की सिम्टम्स क्या लिखा डॉक्टर ने? पहला, डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे। उसके बाद सेकंड लिखते जाओ सिम्टम्स। सेकंड, मार्क द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, एग्जांपल गिवन दैट इज पेंटिंग एंड जॉगिंग। पेंटिंग एंड जॉगिंग।
राइट। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इनिशियल इंसोम्निया एंड अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, लेट सोती हूँ या शायद नींद भी नहीं आती, 3-4 बज जाता है, सैड सॉन्ग सुनती रहती हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करके टाइम पास करती हूँ, और जैसे ही 4 बजे नींद लगती भी है, 4 साढ़े 4, तो फिर से 6 बजे क्या होता है, उठ जाती हूँ, सोचती हूँ ऑफिस जाना है डॉक्टर साहब, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, नींद पूरी हो चाहे ना हो, सोने का भी मन नहीं करता चैन से, क्योंकि शायद सोते हुए भी सैडनेस ही रहती है, कुछ ड्रीम्स निगेटिव आते हैं, तो स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। सो इनिशियल इंसोम्निया है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। डिक्रीज्ड एपेटाइट, कभी इस टाइप के स्ट्रेस से गुजरे हैं कि लेट नींद आई और सुबह जल्दी उठ गए? अभी तो आप उससे गुजरते हैं कि लेट सो के लेट उठने वाली, ये कोई स्ट्रेस नहीं है। जब एग्जाम की एक रात पहले स्ट्रेस होगा ना, तब ये स्टेट आएगी। आप एग्जाम पीटी के एक रात पहले आपको नींद भी नहीं आएगी और जल्दी भी खुल जाएगी, यही होना है। मैंने तो अपने सबसे पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स में नींद की गोली खाई थी, इतना स्ट्रेस हो गया था। तो हम 12:30 तक रिवीजन करते रहे कि भैया कल पीटी है यूपीएससी का, क्या करेंगे क्या करेंगे। मेरा रूम पार्टनर भी आईटी कानपुर का ही था, मेरा बैचमेट, तो मेरे को अपने पॉकेट से 12:30 बजे निकाल के एक गोली दिया। मैंने बोला भाई ये कौन सी गोली है, ये सब तेरी कौन सी प्लानिंग थी भाई? उसने बोला भाई मैं 2 गोली नींद की पहले ही ले आया था, मुझे पता था ये पीटी के पहले होता है, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। तैयारी ऐसी लग रही कि आज दोनों सुसाइड करने वाले हैं, लेकिन थी वो नींद की गोली। उसने बोला भाई मैं तो खा के सो रहा हूं, अगर तू भी देख लेना तेरे को जरूरत पड़े तो मैं तो 12:30 से 2:30 बजे तक सिर्फ गोली देखता रहा, मेडिसिन पढ़ता भी रहा, लेकिन 2:30 बजे मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब अगर नहीं सोया तो कल का प्रीलिम्स हाथ से गया। तो मैंने 2:30 बजे एक गोली खा ली, खुल गई थी नींद, तो खुल गई थी 7 बजे, फिर टेंशन में, लेकिन उस समय मैं सो लिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक द मेडिसिन फॉर स्लीप, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन माय लाइफ, एंड नेवर एवर आफ्टर दैट। तो वो जो स्ट्रेस होता है, पहला एग्जाम, पहला प्री, पहला मेंस, वो स्ट्रेस आप बयां नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक अलग फीलिंग होती है। हाँ भाई भूख कम लगेगी, वेट लॉस होगा, 2 महीने में कितने किलो कम हो गया उस प्रिया का? 4 किलो कम हो गया। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, और कंसंट्रेशन करने में भी, मेंटेन करने में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। उसके बाद वर्थलेसनेस फील होती है कि मैं किसी काम की नहीं, किसी काबिल नहीं, और साथ ही साथ एक्सेसिव गिल्ट पैदा होता है कि आज तक मैं माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया। भाई एक बेरोजगार लड़का अगर 3-4-5 अटेम्प्ट तक सिलेक्ट नहीं होता है, तो उसके अंदर ये दोनों ऐड हो जाता है, वर्थलेसनेस एज वेल एज एक्सेसिव गिल्ट, कि सोचा था कि नौकरी लगेगी तो पहली तनख्वाह से मम्मी पापा को कुर्ता पजामे का कपड़ा या सफारी सूट या सूट का कपड़ा दूंगा, माँ को एक महेश्वरी साड़ी दूंगा, दीदी को गिफ्ट दूंगा। ये सारे सपने होते हैं लड़कों के, और वो सब आप क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, तो आपके अंदर क्या भरेगा? और ये आपने सिर्फ सोचा ही नहीं, बोला भी था कि बहन जा रहा हूं इंदौर, आऊंगा अफसर बन के, देख फिर तेरे को क्या गिफ्ट दूंगा। आ रहा है 9 अगस्त को राखी, दे के बताओ गिफ्ट। अब बहन भी बेचारी 5 अटेम्प्ट से वेट कर रही है कि भैया कब मेरे को फोन लाके देगा। अब आपका गिल्ट का लेवल बढ़ते चले जा रहा है। तो प्रिया ने अपने भाई को वादा किया होगा, प्रिया तो लड़की है। पैसे कैसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं? पैसिव सुसाइडल थॉट्स, मतलब कोई प्लान और इंटेंट नहीं है, लेकिन सडनली आ जा रहे हैं, एक्टिव नहीं है, मैं कोशिश नहीं कर रही सुसाइड करने का, लेकिन बीच बीच में लगता है इससे अच्छा तो मर ही जाती होती, मेरा सर्वाइवल किसी काम का नहीं है, मेरा एग्जिस्टेंस ही वर्थलेस। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट ने अपने कहा लिखा, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा कि भैया ये सब से ये गुजर रही है। अब साइकोलॉजिस्ट ने आपसे अगला सवाल पूछा, जैसे डॉक्टर क्या बोलता है, क्यों भाई पेट खराब हो गया है? अच्छा कैसा कैसा लग रहा है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस खाना खाती हूँ तो तुरंत लगता है कि बस अब नहीं होगा, फिर सादा खाना खाने का मन करता है। तो डॉक्टर साहब पूछेंगे अच्छा ये बताओ अभी कहीं पानी पूरी खाई थी क्या 2 दिन पहले, और उसमें हरी चटनी लाई थी, लाल चटनी, मोमोज खाए थे? तो आप बोलोगे हाँ हाँ डॉक्टर साहब मैंने खाया तो था। बोलेंगे बस कितनी बार मना किया, बारिश के सीजन में ये सब मत खाया करो।
तो वैसे ही अगर साइकोलॉजिकल इश्यू होगा तो सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, क्या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है? तो प्रिया बोल रही है यस डॉक्टर साहब, रिसेंटली ब्रोक अप विथ हर लॉन्ग टर्म पार्टनर। अब डॉक्टर साहब कॉजेस पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? कॉजेस पे। फिर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि क्या आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है? तो बोल रही हाँ हाँ डॉक्टर साहब यस, सही पकड़े हैं, इंक्रीज्ड वर्कलोड एंड प्रेशर एट हर जॉब। क्या आपकी मदद करने वाला आपके शहर में कोई भी नहीं है? क्या आप अकेली हैं? हाँ डॉक्टर साहब मैं बहुत अकेली हूँ। आई हैव द लिमिटेड सोशल सपोर्ट एंड फैमिली लिव्स इन अनदर सिटी। एक ही बंदा था, वो भी अब नहीं रहा, और उस बंदे के चक्कर में मैंने सबसे रिलेशन तोड़ लिए थे। सिर्फ उसे ही अपना भगवान मानती थी, पति परमेश्वर मानती थी, दिन भर उसी के नाम जपती थी, नाम जप करती थी। आज वो भी नहीं रहा, तो आज मेरा कोई सोशल सपोर्ट नहीं रहा। अब डॉक्टर साहब ने जड़ से पकड़ ली है प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब अब क्या करेंगे? बोलेंगे देखो बेटा, आप गुजर रही हैं सिर्फ डिप्रेशन से नहीं, इसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो होता तो मॉडरेट सीवियरिटी का है, लेकिन इसको बोलते हैं MDD। क्या बोलते हैं इसको? MDD। DSM-5 क्या है? ये क्राइटेरिया है टू डायग्नोज, क्राइटेरिया टू डायग्नोज द मेंटल डिसऑर्डर। ये बस अभी लिख लो, मैं आगे समझाऊं। इट्स अ क्राइटेरिया टू डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर। लेकिन अल्टीमेट डायग्नोसिस के बाद हमें क्या पता चला? हमको क्या हो चुका है? MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि अभी मॉडरेट सीवियरिटी का है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को प्लान्ड सुसाइडल थॉट्स नहीं आ रहे हैं। अभी क्या नहीं आ रहे हैं? मतलब आप पंखे के आसपास पाए नहीं गए हो अभी, राइट? आपने कभी चादर दुपट्टा पंखे में लटका के अभी तक प्लानिंग नहीं की है। बस बीच बीच में आ जाता है कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, राइट? तो दैट इज अ पैसिव रेजिस्टेंस थॉट। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि देखिए मैडम प्रिया जी, आपको चाहिए ट्रीटमेंट। अब कैसा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब? तो बोल रहे हैं साइकोथेरेपी लगेगी। कैसी लगेगी? कैसी साइकोथेरेपी? सबसे पहले लिख लीजिए CBT मॉडल, ये आएगा मेंस एग्जाम में 2 मार्कर। व्हाट इज CBT? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो क्या करना होगा डॉक्टर साहब मुझे इस सेशन में बोलना? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम वीकली सेशन करेंगे। हफ्ते में आप जब पूरे वीकेंड जॉब कर लेंगी वीक में, और आप सैटरडे संडे फ्री होंगी, तो आप मेरे पास आइए सैटरडे को। संडे आप अपना रखिए, आप मेरे पास आइए सैटरडे को। एंड पहले हम आपके निगेटिव थॉट पैटर्न्स को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? और फिर उसको क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे उसको? रीस्ट्रक्चर। बेसिकली आपकी पूरी वायरिंग को चेंज कर दूंगा मैं। जिस बंदे ने आपको छोड़ा, जिसके कारण आप लोनली फील कर रही हैं, सैड फील कर रही हैं, मैं उस बंदे को आपकी ब्रेन वायरिंग से शॉर्टकट से बाहर कर दूंगा, बाईपास कर दूंगा उसको। तो आपकी जिंदगी से वापस से रंगीन हो जाएगी, वापस से खुश मिजाज हो जाएगी। और कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स आपको मैं दूंगा जिससे आप इंडिपेंडेंट फील करना शुरू करेंगे, आप सेल्फ वर्थ फील करना शुरू करेंगे, आप अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाना शुरू करेंगे। बात समझ में आई? देखो ये भाई यूनिट जो है ना, यहां से ही आपको आने वाले हैं क्या? केस स्टडी। पार्ट 1 की केस स्टडी 2 ही बन सकती है, एक करप्शन पे और दूसरी मेंटल डिसऑर्डर पे। तो मेंटल डिसऑर्डर पे तो आ चुकी है, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब मैं सर और क्या मदद करूंगा आपकी? मैं करूंगा टू बिल्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड इमोशनल रेजिलियंस, राइट? तो पहली हो गई साइकोथेरेपी। These two parts, supporting therapy, cognitive behavioral therapy। तो सपोर्ट करो, कोपिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा, क्योंकि बार बार ऐसा होगा कि आपको थॉट पैटर्न्स में दूंगा और आप उसको एक्ट नहीं कर पाओगे, आप फिसलोगे, आप गिरोगे, आप वापस से वहीं आ जाओगे। तो मैं आपको फिर कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा। जैसे बचपन में आपको डर लगता था, तो आपके माँ बाप ने और आपके समाज ने, आपके दोस्त ने आपको एक कोपिंग स्ट्रेटजी बताई जिसका नाम है हनुमान चालीसा। पढ़ी है आपने कभी?
कहीं भी आपको डर लगता है, फियर लगता है, श्री गुरु चलो चालू हो जाते हैं। क्या है ये? क्या है ये है आपकी, जब कोई साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा? जय महावीर। मैं बोलूंगा और मेरा डर खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, मैंने सोल्यूशन देखा, काम काम करती है ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम नहीं करती। एक दो बार मैंने भी ट्राई किया है, 2013-14 की बात थी। टेंशन होता था एग्जाम की, नींद नहीं आती थी, दिन भर रूटीन बढ़िया चलता था। 7:30 बजे खाना खा लेता था शाम को, फिर 2 घंटे रिवीजन करता था, 9:30 बजे बेड पे लेट जाता था, बट नींद नहीं आती थी। इतनी जल्दी कहाँ से नींद आए? उठ भी जाता था मैं 5 बजे तो भी, तो हनुमान चालीसा का पाठ किया एक बार दो बार, अपना नींद आ जाती थी। पता नहीं है कुछ चमत्कारी हो सकता है, मेरे को आज तक रीजन समझ में नहीं आया, बट दिस इज अ काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजी। क्या क्या है ये? कोपिंग, टू कोप अप, राइट? डन। नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपी। जल्दी से 2 पॉइंट और लिख लीजिए। फार्माकोथेरेपी, जिसमें मैं क्या खाऊंगा? एंटी डिप्रेसेंट खाऊंगा। क्या खाऊंगा? एंटी डिप्रेसेंट। लोग गोलियां खाते हैं एंटी डिप्रेसेंट, राइट? मेडिसिन लेते हैं तो प्रिस्क्राइब्ड सेट्रलिन, SSRI स्टार्टिंग एट 50 मिलीग्राम पर डे एंड विथ रेगुलर फॉलोअप्स टू मॉनिटर साइड इफेक्ट्स एंड एफिकेसी। वो कितने कारगर हैं ये भी चेक करना पड़ेगा, और क्या उसके कोई तुम्हारे साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे साइकोलॉजिकल, वो भी देखना पड़ेगा। तो आप मेडिसिन भी लो, आप थेरेपी सेशंस भी लो, तो फार्माकोथेरेपी भी हो गई और साइकोथेरेपी भी हो गई। और कुछ लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करो, जैसे डेली वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अपनी जर्नलिंग करो। कहने का मतलब आपके जो भी विचार आते हैं उनको लिखो एक डायरी में, राइट? साथ ही साथ अपनी एक हेल्दी रूटीन और स्लीप रूटीन मेंटेन करने के लिए आपको एनकरेज करेगा। तो 3 तरह के इंटरवेंशन क्या बताया साइकोलॉजिस्ट ने प्रिया को? पहली साइकोथेरेपी, दूसरा फार्माकोथेरेपी, और तीसरा लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस बताए। तो प्रिया जो कि बहुत परेशान थी, 28 साल की एक IT प्रोफेशनल थी, और उसकी लाइफ में बहुत डिप्रेशन था, और वो सिंगल थी, और उसके सिम्टम्स आपने देखे, और किस तरह के सिम्टम्स थे, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ है सॉरी, लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ, वर्कलोड बहुत ज्यादा है या ऑफिस में, और उसको सोशल सपोर्ट नहीं है पूरे शहर में, इस कारण से वो इस स्टेज तक पहुंची। इसके सोल्यूशन दिए ट्रीटमेंट प्लान्स, right? So these are the cope up strategies to get out of the depression. किससे बाहर आने के लिए? MDD. What is the full form of MDD? अरे अभी तो लिखा था, अभी कहाँ गया? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बात समझ में आ गई? तो आज डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ लिया है। घर जाके खुद को डिप्रेसिंग फील ना करें। ज्यादा ये सब पढ़ने से ऐसा लगने लगता है कि हम खुद भी किस में हैं? डिप्रेशन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट का ब्रेक है, आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट। थैंक यू।